डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डेरिवेटिव एंड आर्क के जो छोटा सा टॉपिक हमने पढ़ा था कि चाप क्या होता है वहाँ पर। फिर वहाँ पर हमने प्रत्येक चाप के लिए एक रिलेशन पढ़ा था कि प्रत्येक चाप के लिए उसके एक तो जीवा तथा उस चाप को घेरे हुए जो लाइनें होती हैं उनके मध्य रिलेशन होता है। तो ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज का आपका जो टॉपिक होगा वो मुख्य टॉपिक होगा डेरिवेटिव एंड आर्क के अंतर्गत यहाँ पर। तो हमारा टॉपिक का नाम है चाप का अवकलज। ठीक है, अब यहाँ पर जो चाप का अवकलज है हम अलग अलग प्रकार के वक्रों के पढ़ेंगे, क्योंकि प्रत्येक जो वक्र होते हैं वो विभिन्न प्रकार से या विभिन्न निर्देशांकों में उनको प्रदर्शित किया जा सकता है। कि जैसे ये यहाँ का एक वक्र है यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है, आर्क है, यहाँ पर सभी को दिखाई दे रहा है, ये एक आर्क है यहाँ पर। अगर यदि आप उसे 2D में यदि कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंतर्गत यदि आप रिप्रेजेंट करते हो कि हमने माना कि इस वक्र को प्रदर्शित करने वाला जो समीकरण है वो इस तरीके का है y = fx, तो हमारे पास जो प्रेजेंट में जो रूप है वो कौन सा है, कार्तीय रूप, यानी है तो ये भी आर्क है यहाँ पर, लेकिन इसको प्रदर्शित करने वाला जो आपका रिप्रेजेंटेशन है वो कौन सा है, वो कौन सा है, कार्तीय है यहाँ पर। ठीक है, तो कार्तीय का कोडिंग हो जाएगा यहाँ पर। अगर यदि बात करें इसी को पोलर फॉर्म में कि मैं इसको लिखूं r = f θ, ठीक है, कि यदि मैं बात करूं यहाँ पर इसको किसमें, पोलर फॉर्म में, तो पोलर फॉर्म में आप जानते हो कि हम इस तरीके से उसको मानते हैं कि हमारी इनिशियल लाइन हो गई, ये हमारा एंगल हो गया जो बनाता है उसके साथ, और इस तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो आपका पोलर फॉर्म के अंतर्गत आ जाएगा। तो बात वही है, वक्र वही है, लेकिन एक बार तो आपने इसे कार्तीय रूप में लिखा, ठीक है, दूसरी बात आप इसे r θ यानी ध्रुवीय रूप में लिखा। एक होता है आपका प्राचलिक रूप कि जैसे मैं x = फंक्शन ऑफ t एंड y = फंक्शन ऑफ t, इसके रूप में भी लिखा जा सकता है। आर्क वही है, लेकिन आप उसे तीन तरीकों से आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि लेट अस कंसीडर कि y इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल x या x इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल y, इस तरीके से भी। तो दो तरीके इसके हो गए। यहाँ से देखिए r = f θ या θ = f r, एक आपका ये हो गया। तो इस तरीके से हम 4-5 तरीकों से किसी भी वक्र को प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर फलन के अंतर्गत जो वेरिएबल हम यूज में ले रहे हैं वो कई प्रकार से ले सकते हैं। बात एक ही वक्र के लिए हो रही है यहाँ पर, लेकिन उसको प्रदर्शित करने का जो रूप है वो अलग अलग लिया गया है यहाँ पर। सबसे पहला आपने कार्तीय रूप लिया, उसके बाद आपने कार्तीय की भी दो फॉर्म हो सकती है कि यहाँ का फलन y में डिपेंडेंट हो और x में क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। दूसरा हो सकता है कि x में क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, x में डिपेंडेंट हो और y में क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। अगला हो सकता है r = f θ कि थीटा क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, और r क्या हो, डिपेंडेंट हो। सेम वे में r क्या हो यहाँ पर, इंडिपेंडेंट हो, और थीटा क्या हो, डिपेंडेंट हो यहाँ पर। तो इस तरीके की आपके पास क्या हो सकती है, व्यवस्थाएं हो सकती है यहाँ पर। तो जैसा भी यहाँ पर फलन होगा उसी के अंतर्गत हम एक सूत्र जनरेट करेंगे वहाँ पर कि यदि आपका फलन इस रूप का है तो किस तरीके से ज्ञात करोगे, इस रूप का है तो किस तरीके से ज्ञात करोगे। तो सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ चाप का अवकलज। तो आज हम शुरुआत करते हैं कार्तीय रूप की यहाँ पर कि जब हमारे पास जो वक्र है वो कार्तीय रूप में दिया गया हो। तो मैं सबसे पहले क्या लिख रहा हूँ, कार्तीय रूप यहाँ पर, कार्तीय रूप। ठीक है, पहला सबसे पहला हमने कौन सा लिया है, कार्तीय रूप यहाँ। तो उसके लिए मैंने माना है पर कि माना किसी वक्र का समीकरण y = fx, ठीक है, तथा वक्र पर कोई दो बिंदु P तथा Q स्थित है, जहां P व Q पर स्पर्श रेखाएं, P व Q पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के साथ क्रमशः साइन, साइन प्लस डेल्टा साइन कोण बनाती है। ये सारी चीजें मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पर, ये मैंने जो सामने डायग्राम बना रखा है ना वहां से नोट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक कार्तीय रूप में कि क्या चाहिए, चाप का अवकलज चाहिए। चाप के अवकलज का कॉन्सेप्ट हमने पहले बता दिया था कि यदि ये आपका कोई आर्क है और यहाँ पर इसकी जो लेंथ आपको जो दिखाई दे रही है, इसकी जो लंबाई है उसको यदि हम किसी फंक्शन में x के रूप में इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करें कि माना कि इसकी जो लंबाई है वो डिपेंड करती है किस पर, वेरिएबल x पर। तो उस कंडीशन में यदि s का मैं x के सापेक्ष यदि डिफरेंशिएशन कर पाता हूँ तो वह मेरा क्या कहलाता है कि इस चाप का अवकलज कहलाता है, जहाँ पर s क्या होती है, चाप की लंबाई होती है, और ये हो गया वो वेरिएबल जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा था। ठीक है, हो गया काम। इसी तरीके से यदि ये जो s है वो यदि y का फलन हो
तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या प्राप्त करेंगे, ds/dy प्राप्त करेंगे। तो ये भी आपका चाप का उपलज कहलाएगा। तो ये हमने जब लास्ट वीडियो पढ़ा था तो उसमें छोटा सा उसका भाग लिया था एंड में जाके, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें थी वहाँ पर, ठीक है। तो हमने क्या जो भी चीज़ मान रहे हैं यहाँ पर, ये जो भी चीज़ लिख पा रहे हैं वो सब कहाँ से लिख रहे हैं, इस डायग्राम से हम लिख पा रहे हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास एक आर्क है, तो ये आर्क हो गया जिसका समीकरण है y=fx। जो आप आर्क ले रहे हो ना यहाँ पर, ये इसका समीकरण क्या है, y=fx। तो लिख लिया, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद P तथा Q, इस पर कोई दो बिंदु है, तो P तथा Q इस पर स्थित दो बिंदु है, जहां पर P तथा Q पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के साथ क्रमशः साइन तथा साइन प्लस डेल्टा साइन एंगल जनरेट करती है। तो जो पहली वाली लाइन है P पॉइंट पर, वो साइन एंगल जनरेट कर रही है। सेकंड वाला है साइन प्लस डेल्टा साइन, यहाँ पर ये Q पर साइन प्लस डेल्टा साइन एंगल जनरेट कर रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके की हमारे पास क्या है, कुछ व्यवस्था है यहाँ पर, ठीक है। और भी इसमें जो बातें हैं वो भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ। P से जब बात करें बिंदु P की स्थिति, बिंदु P की स्थिति x, y तथा Q की स्थिति x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y है। यहाँ पर बिंदु P की जो पोजीशन है वो क्या है, x, y तथा जो Q की पोजीशन है वो क्या है, x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y। यहाँ पर ये भी चीज आपने मान ली यहाँ पर। तथा P से रेखा कौन सी, QS पर लंब डाला गया है, QS पर लंब SPM, P से रेखा QS पर लंब SM, या सॉरी यहाँ पर PM है, यहाँ पर PM लिखते हैं, PM डाला गया है। हो गई सारी चीजें यहाँ पर। और भी हमने क्या माना है यहाँ पर कि बिंदु P से जो Q तक की है, ये बात करें A से P तक की जो दूरी है, तथा A से P तक बिंदु P, ये A स्टार्टिंग पॉइंट है वक्र का, A से P तक की जो डिस्टेंस है, A से P तक वक्र की लंबाई L तथा A से Q तक वक्र की लंबाई L प्लस डेल्टा या S के रूप में ले लो। यहाँ पर A से P तक की लंबाई को क्या कह रहे हो, यहाँ पर S कह रहे हो यहाँ पर, क्योंकि हम S के रूप में लेंगे उसको। तथा A से Q तक की लंबाई को क्या कह रहे हैं, S प्लस डेल्टा S, यानी Q तक जाने में उसको डेल्टा S और आप दूरी अधिक जानी पड़ेगी। वहां पर P तक तो कितनी थी, S थी, लेकिन Q तक जाने में कितना और चलना पड़ेगा उसे, डेल्टा S और चलना पड़ेगा। तो ये चीज हमने यहाँ पर लिखी है कि यहाँ से यहाँ तक S थी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, S प्लस डेल्टा S। तो यदि मैं P से Q तक की यदि दूरी निकालूं, या P से Q तक के चाप की लंबाई यदि निकालूं, तो कितनी प्राप्त होगी, डेल्टा S हमें यहाँ पर प्राप्त होगी। तो इस तरीके से आपको ये लिया गया है यहाँ पर, ठीक है, हो गया। अब देखिए आगे और हम क्या मानते हैं, तथा चाप तथा जीवा, यहाँ पर जीवा और है एक, देखो, तथा जीवा PQ की लंबाई ये और है। तो जीवा PQ की लंबाई कितनी मान रहे हैं कि डेल्टा L है, कि यहाँ पर जो जीवा हमारे पास PQ है उसकी लंबाई कितनी है, डेल्टा है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हमने यहाँ पर ले ली, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर कि यदि Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट यदि x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y है, तो इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ से Q से जो यहाँ तक x अक्ष पर जो परपेंडिकुलर डाला गया है, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी y प्लस डेल्टा y, ठीक है, हो गया। अब हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, P की पोजीशन क्या है, P की पोजीशन है क्या, x, y, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, y। तो इस कंप्लीट डिस्टेंस में से यदि y को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी कितनी, डेल्टा y हमें प्राप्त हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की जो कंप्लीट डिस्टेंस है वो इसकी वजह से कितना है, x प्लस डेल्टा x। और हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक की, यानी O से यहाँ तक इस R तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x है यहाँ पर। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, फिर डेल्टा x हो जाएगी, क्योंकि इसकी पोजीशन कितनी है, x, y, और इसकी पोजीशन है x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y। तो इसके बेसिस पे जो डिस्टेंस है हमें है, एक तो हमें QM की दूरी प्राप्त हो जाएगी डेल्टा y, और जो PM है उसकी दूरी कितनी प्राप्त हो जाएगी, डेल्टा x यहाँ पर। तो इस तरीके से हमें दोनों जो वैल्यूज है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। एक हमें जो ऊपर जो कर्ण चाहिए था, कर्ण की वैल्यू हमने
क्या मान रखी है कि वो डेल्टा एल है यहाँ पर। तो सारी चीज हमारे पक्ष में यहाँ पर जो भी चीज हम ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर क्या कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो रहा है हमें यहाँ पर कि पी क्यू एम या पी एम क्यू से। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ त्रिभुज पी क्यू पी एम क्यू, क्योंकि एम पर क्या 90 डिग्री बन रहा है, इस वजह से मैं क्या कह रहा हूँ उसको पी एम क्यू से। त्रिभुज पी एम क्यू से आप जानते हो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। तो यदि कर्ण को मैं यहाँ पर लिखूं तो कितना प्राप्त होगा, डेल्टा एल का स्क्वायर बराबर आधार डेल्टा एक्स का स्क्वायर और डेल्टा वाई का स्क्वायर, क्योंकि जो आधार था यानी आधार क्या पीएम और जो लंब था वो कितना था, डेल्टा वाई था। तो वो सारी चीज हमने यहाँ पर लिख ली यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक रिजल्ट आ गया यहाँ पर। इस पूरे रिजल्ट को यदि मैं डेल्टा एक्स से यदि विभाजित करूं, सॉरी डेल्टा एल से यदि इसको विभाजित करूं तो परिणाम क्या होगा, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्ण का स्क्वायर डेल्टा एल का स्क्वायर बराबर ये रिजल्ट हमारा होता है। हमें यहाँ पर प्राप्त करना है डेल वाई अपॉन डेल एक्स। तो उसके लिए मैंने इसको किससे विभाजित कर दिया, संपूर्ण लाइन को, समीकरण को डेल्टा एक्स से, समीकरण को डेल्टा एक्स से विभाजित करने पर, डेल्टा एक्स से विभाजित करने पर, तो मैं इसको जब डेल्टा एक्स से विभाजित करूंगा तो मेरा परिणाम यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। आगे जाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर और आगे जाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमें परिणाम मिला किससे, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर कि डेल्टा एल अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर बराबर होता है 1 का स्क्वायर प्लस डेल वाई अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर। हमारी रिक्वायरमेंट तो क्या है, चाप का अवकलज वाली है यहाँ पर, यानी हमें तो क्या चाहिए, चूंकि डेल एस कि डेल एस यदि मुझे क्या चाहिए, डेल एक्स चाहिए। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमने जिस फलन को माना है वो स्वतंत्र चर एक्स में है यहाँ पर। तो हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं कि हमारा जो चाप है जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे उसका एक्स के सापेक्ष हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट प्राप्त करना चाहते हैं, अवकलन गुणांक प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये भी हमारा जो है वो उस रूप में प्रदर्शित होना चाहिए। तो हमारे पास इसकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमें ना तो ये दे रखा है कि ऐसा 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 होता है, बस ये माना है कि जो चाप की लंबाई है वो एस के द्वारा रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, और हमें उसके लिए एक्स के सापेक्ष उसका अवकलन करना था। तो ये परिणाम तो हमारे पास था नहीं, लेकिन इसके सिमिलर हमारे पास परिणाम है क्या है कि हम यहाँ से डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि डेल्टा एस क्या है, चाप की लंबाई है और ये क्या है, जीवा है। और तो हम जानते हैं कि जीवा चाप बटे जीवा का परिणाम हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले का जो टॉपिक पढ़ा था उसमें यही था हमारा। तो ये तो यहाँ हो गया। इसको कैसे लिख सकते हैं कि डेल्टा एल, यहाँ तो क्या हो गया कि डेल्टा एस अपॉन डेल एल और यहाँ से क्या लिख दिया, डेल एल अपॉन डेल एक्स यहाँ पर। ठीक है, तो डेल्टा एल इसकी तो वैल्यू मैं कहाँ से लिख दूंगा, यहाँ से लिख दूंगा, और ये परिणाम मैं लिमिट लेकर इसका ज्ञात कर सकता हूँ यहाँ पर। तो हम डेल्टा एस अपॉन डेल एक्स को इस तरीके से लिख सकते हैं। ये क्यों लिखा, ये मैं फिर से बता रहा हूँ, ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें जरूरत है चाप का अवकलज, और चाप के अवकलज के लिए क्या होगा कि चाप की लंबाई का स्वतंत्र चर के सापेक्ष क्या होना चाहिए, अवकलन होना चाहिए। तो एस हमारी क्या है, चाप की लंबाई है, एक्स क्या है, स्वतंत्र चर है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमारा क्या होगा, परिणाम होगा यहाँ पर। आगे देखिए, आगे आपको क्या प्राप्त होगा यहाँ पर कि डेल्टा एस अपॉन डेल एक्स के लिए एक तो क्या हम इसका तो मान रख सकते हैं जो ऊपर अभी भी ज्ञात किया है। तो यहाँ से इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं डेल्टा एस अपॉन डेल एल, और यहाँ ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस, इनको मैंने एक साथ ले लिया यहाँ पर, क्योंकि जब इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो ये परिणाम मुझे प्राप्त होगा डेल वाई अपॉन डेल एक्स यहाँ पर का होल स्क्वायर यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा परिणाम होगा ये। तो यहाँ से क्या किया हमने, जो हमारे पास डेल एन अपॉन जो डेल एल अपॉन जो डेल एक्स था उसका मान रख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये जो है वो गुणा के रूप में यहाँ पर, चाहे इसको यहाँ ले सकते हो आप यहाँ पर। ये ऐसा क्यों आया ये आपको पता होगा कि जब हमने डेल एल अपॉन डेल एक्स का मान यहाँ से प्राप्त किया तो ये स्क्वायर में था, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल एस अपॉन डेल एल, ये हमें प्राप्त होगा यहाँ पर। ठीक है, तो चाहे आप इसको यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमें एक परिणाम के रूप में मिल गया है। मैं इसको लिखता हूँ, समीकरण नंबर 1 नंबर लिख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमें रिजल्ट प्राप्त हो गया यहाँ पर। अब हमें चाहिए था, हमें तो चाहिए था डी एस अपॉन डी एक्स यहाँ पर।
और उसमें एक पद ये एक्स्ट्रा भी आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि इसकी मैं लिमिट ले लूँ यहाँ पर तो ये पद तो यहाँ से हट जाएगा। यदि हम इसको ये माने कि जब क्यू पी की ओर अग्रसर होता है, तो जब क्यू पी की ओर अग्रसर होगा तो ये लेंथ बहुत छोटी होती जाएगी, तो उस स्थिति में यहाँ पर जो बनने वाला एंगल है वो कितना हो जाएगा, लगभग 0 की ओर। तो जब लगभग एंगल 0 की ओर होगा तो उस परिस्थिति में हमारा जो परिणाम है, यानी जो चाप की लंबाई एवं जो जीवा होती है उनका जो अनुपात होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ये हम जानते हैं पिछले वीडियो के हिसाब से यहाँ पर कि डेल एस अपॉन डेल एल, जहाँ पर एल क्या है, चाप की जीवा की लंबाई, और डेल एस क्या है, चाप की लंबाई यहाँ पर, ठीक है, बहुत ही छोटी। तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 1 में। तो हमारे पास रिजल्ट वही रहेगा जो हमें चाहिए था। तो आगे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 की लिमिट लेंगे यहाँ पर। किस कंडीशन में लेंगे लिमिट, तो वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। यदि उस कंडीशन को हम यहाँ लिखते हैं, यदि Q डैश टू P, यदि जो Q है वो P की ओर जाएगा, तब जो हमारे पास उस कंडीशन में कि जब Q डैश टू P होगा तो उस कंडीशन में हमारे पास हम जानते हैं कि जो डेल S अपॉन जो डेल L है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, 1 में। जब Q P की ओर हो, बहुत ही जब छोटी डिस्टेंस आप ले रहे हो और वहां पर चाप की लंबाई तथा जीवा क्या यदि रेशियो निकालना चाहो तो उस कंडीशन में उसका परिणाम कितना प्राप्त होता है, 1। तो हम क्या ले रहे हैं कि यदि Q डैश टू P, तो मैंने लिमिट ले ली, लिमिट Q डैश टू P कि जब Q कहाँ पे जा रहा हो, P की ओर अग्रसर हो, तो उस परिस्थिति में हमारे पास आ जाएगा डेल S अपॉन डेल X इज इक्वल टू, यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस माइनस लिमिट ऑफ Q डैश टू P, और यहाँ पर भी क्या होगा, डेल S अपॉन डेल L, डेल S अपॉन डेल L, और यहाँ पर था स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डेल Y अपॉन डेल X का होल स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे मैंने लिमिट दी तो ये तो कन्वर्ट किस में हो गया था, ds अपॉन dx में कन्वर्ट हो गया था, बराबर प्लस माइनस यहाँ ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में, और अंदर के रिजल्ट भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब ऐसी कंडीशन होगी तो उस परिस्थिति में जो हमारा dy अपॉन जो डेल y अपॉन डेल x है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा dy अपॉन dx में, क्योंकि हमने लिमिट लगाई है यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ही छोटी वैल्यू के लिए होगा, ये जो भी होगा बहुत छोटी वैल्यू के लिए होगा, यानी डेल्टा x भी उस कंडीशन में क्या होगा, 0 की ओर अग्रसर होगा। तो उस परिस्थिति में हमारा जो डेल y अपॉन जो डेल x है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, dy अपॉन dx में। तो क्या परिणाम होगा, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूले के रूप में आता है क्या, कि यदि हम जब चाप की लंबाई का यदि अवकलज करें उस परिस्थिति में यदि x को बढ़ाने पर यदि उसमें वृद्धि होती है तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा, और यदि x को घटाने पर, यानी x पर निर्भर करता है कि जब चाप की लंबाई में डिक्रीजिंग हो रही है x की वजह से तो उस परिस्थिति में तो माइनस आएगा, और जब x की लंबाई में s की लंबाई में वृद्धि हो रही है किसकी वजह से, x की वजह से, तो उस परिस्थिति में क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि s का x के सापेक्ष अवकलज गुणांक प्राप्त हो गया, और यही आपका क्या है, चाप का अवकलज है यहाँ पर, कि जब हमारा वक्र y इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म का हो तो उस कंडीशन में इस तरीके का रिजल्ट होगा, ठीक है। जो कि वक्र y इक्वल टू एफ एक्स के लिए चाप की लंबाई का अवकलज है, चाप की लंबाई का अवकलज है यहाँ पर, और यही आपको यहाँ पर दर्शाना था पहले वाले के लिए। अब ठीक इसी तरीके का रिजल्ट आप दूसरे के लिए भी प्राप्त कर सकते हो, यानी जब हमारा जो वक्र है वो किसके लिए हो, x इक्वल टू एफ वाई के लिए हो, तो उसके लिए भी हम एक परिणाम ज्ञात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट केस है किसके लिए, इसी के लिए केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या होगा कि जब वक्र x इक्वल टू एफ वाई है, जब हमारा जो वक्र है वो y में इंडिपेंडेंट तथा x में क्या डिपेंडेंट है वहां पर, तो आपकी बार में किसके सापेक्ष करना होगा, उसका y के लिए यहाँ पर, यानी हमें ds अपॉन dy प्राप्त करना होगा आपकी बार। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो रिजल्ट हमने यहाँ पर प्राप्त किया है इसी को बढ़ाते हैं आगे, यहाँ पर जो रिजल्ट हमने यहाँ पर लिखा है उसी को कहाँ बढ़ाते हैं, आगे। तो ऐसी स्थिति में क्या परिणाम प्राप्त होगा आपको, ऐसी स्थिति में क्या मिलेगा, तो यहाँ से क्या होगा, हमारे पास हमने जब
वक्र कौन सा लिया, x बराबर एफ वाई, यानी यहाँ पर y क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस कंडीशन में हमें जो प्राप्त करना होगा वो क्या प्राप्त करना होगा, ds अपॉन dy। ध्यान रखना इस बात को, क्या प्राप्त करना होगा, ds अपॉन dy यहाँ पर। तो उसके लिए हमारी कैलकुलेशन हमने जो ली थी, यानी हमने जो प्राप्त किया था ना वहाँ पर, हमने प्राप्त किया था dy अपॉन dx। वो इसलिए प्राप्त किया था क्योंकि वहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था, लेकिन अब की बार कौन है, y है यहाँ पर। तो जो हमने समीकरण पहले प्राप्त किया था उसी के लिए हम क्या प्राप्त करेंगे, अब की बार y से उसको डिवाइड करेंगे, यानी किससे डिवाइड करेंगे, डेल y से उसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर। क्योंकि हमारे पास रिजल्ट क्या था, हमारे पास रिजल्ट था डेल l का स्क्वायर बराबर था डेल x का स्क्वायर और डेल y का स्क्वायर। हमने इसको किससे डिवाइड कर दिया, इसको डेल y से इसको डिवाइड कर दिया। तो डेल l अपॉन डेल y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डेल x अपॉन डेल y का स्क्वायर प्लस 1, इस तरीके से। ठीक है, दोनों पक्षों का यदि मैं वर्गमूल ले लूँ यहाँ पर तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, डेल l अपॉन डेल y बराबर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डेल x अपॉन डेल y। पिछली बार हमने क्या प्राप्त किया था, यहाँ पर डेल y अपॉन डेल x प्राप्त किया था। अब की बार क्या हो जाएगा, डेल x अपॉन डेल y हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हमारा परिणाम पिछली बार हमने क्या लिया था, चूंकि हमने लिया था डेल s अपॉन हमें डेल y चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए, डेल s अपॉन डेल y चाहिए। तो इसको कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा कि डेल s अपॉन डेल l डॉट डेल l अपॉन डेल y, ताकि यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू पुनः लिख दूंगा जैसे वहां पर लिखी थी। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या प्राप्त होगा, वही परिणाम प्राप्त होगा, यानी लिमिट वगैरह लेंगे तो हमारा परिणाम क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा। तो क्या मिलेगा, तब हमारा जो परिणाम है, यानी हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ds अपॉन dy बराबर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर। तो दोनों के परिणामों में कोई खास अंतर नहीं है। वहां पर क्या था, dy अपॉन dx था, इसमें क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy। बाकी ज्यादा कोई अंतर इनमें नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसी